and atoms with m fraction of octahedral voids. Octal voids occupied by aluminum ions, and n fraction of tetrahedral holes या tetrahedral voids occupied by magnesium ions. कैलकुलेट एम एन एन, एम और एन की वैल्यू क्या होगी? करो ट्राई, हिट एंड ट्रायल से होगा थोड़ा सा।
किया किसने ट्राई? हाँ, किसने निकाला आंसर इसका? दक्ष, दक्ष निकाला इसका आंसर। चिराग, लक्ष्य, पर्यंत, चलो देखो इधर, देखो यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल, चिराग 0.33.25। यस देखते हैं सर। चिराग, हाँ देखते हैं अभी। देखो यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल है सीसीपी एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस। सीसीपी एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस यानी ऑक्साइड आयंस तो एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि 4 है। ऑक्साइड आयंस क्या मान सकता हूँ मैं? 4 विद m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेल वॉइड्स occupied by aluminum ions and n fraction of tetrahedral voids occupied by Mg2 plus ions। ये इसने बोल दिया यहाँ पे, और m और n की वैल्यू निकालनी है। हीट एंड ट्रायल से निकलेगा क्वेश्चन ये। देखते हैं इधर, देखो मैंने फॉर्मूला मान लिया Mgx Al और O हो गया 4 एक यूनिट सेल के अंदर। कोई डाउट किसी को? तो 1/2 1/8 है किसने निकाला ये? कुणाल? सर। यस सर। हाँ कुणाल बिल्कुल सही है। देखो इधर, अब यहाँ पे बस सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है तुम्हें। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल कर दो। पॉजिटिव कितना हो गया 2x, इधर इधर कितना हो जाएगा Al पे 3 प्लस होता है प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज टू 8। आया समझ के नहीं है? ओ पे चार्ज होता है -2, तो क्या आ जाएगा 8। नहीं समझ आया ये? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। 2x प्लस 3y इज टू आ जाएगा। हाँ 2x प्लस 3y 8 आ गया। यानी यहाँ से हिट एंड ट्राई लगाओगे तो x क्या आएगा? x1 और y2, तभी तो 8 बनेगा ये। तो फॉर्मूला आ गया MgAl2O4, वही आ गया ना स्पाइनल स्ट्रक्चर। नहीं समझ आया? MgAl2O4 आ जाएगा यहाँ हाँ से। सर, आया समझ। अब उसके बाद तो फ्रैक्शन निकालना है, सही ना? ऑक्टेल वॉइड्स की फ्रैक्शन कितनी है? m, और वो कौन ऑक्युपाई रहा है? एल्यूमिनियम। 1/2। ऑक्साइड आयन, हाँ ऑक्साइड आयन 4 थे, ऑक्टेल वॉइड 4 होंगे, टेट्रल वॉइड कितने होंगे? 8। ऑक्टेल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। तो आंसर आ गया 2/4 ऑक्टेल वॉइड्स का रेशियो। और टेट्रल वॉइड्स कौन ऑक्युपाई कर रहा है? मैग्नीशियम। कितने हैं? 1। और वॉइड्स कितने हैं? 8, तो 1/8। नहीं समझ आया? आंसर आ गया हाफ और 1/8। हाँ सर, आ गया समझ। ये होने चाहिए क्वेश्चन खुद। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एटम्स ए जो हैं, ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। एटम्स ए कॉर्नर पे हैं, बी फेस सेंटर पे है, सी बॉडी सेंटर पे है और डी है एज सेंटर पे। डी कहाँ है? एज सेंटर पे। फॉर्मूला पहले निकाल लेना। एक तो ये फॉर्मूला तो हर कोई निकाल लेगा, फाइंड फॉर्मूला, बोर्ड लेवल पे सिर्फ इतना। अब आगे जो है वो नोट करेंगे। इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द if all atoms touching one of the twofold threefold and fourfold axis of symmetry are removed, then calculate formula, निकालो इसमें। सर अभी फिजिक्स की क्लास है। कितने बजे है? सर सर 4 अभी बजे। लिंक आया सर का। मतलब मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, निकाला किसी ने आंसर? A3B8D10 सेकंड वाले का। अभी देखता हूँ और ट्राई कर लो। और मेन आंसर क्या है? सर पहले वाले का है हमारे पास AB3CD3। चलो देख लेते हैं एक बार।
अगर मैं सिंपल आंसर पूछूं तुमसे कि क्या आंसर आया इसका, तो उसको निकालना तो इजी है। देखो सर, ए है कॉर्नर पे, तो ए 1/8 इंटू 8, बी हाफ इंटू 6, सी 1 बॉडी सेंटर पे क्योंकि, और डी 1/4 इंटू 12। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यानी ए बी 3 सी डी 3, यही है ना आंसर? ए बी 3 सी डी 3, समझ गए कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखना है, जो अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो, अब किसने बोला इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द टू फोल्ड एक्सिस, वन ऑफ द टू फोल्ड एक्सिस, टू फोल्ड एक्सिस यानी ऐसी एक्सिस जिसके राउंड अगर मैं रूम को घुमाऊं तो सेम रूम कितनी बार आए? 2 बार आए। तो वो कौन सी होती है? जब हम ऑपोजिट एजेस को ज्वाइन करेंगे, जब हम ऑपोजिट एजेस को, ये है कोई भी एक टू फोल्ड एक्सिस, यही होगी कि नहीं? सेंटर सेंटर ज्वाइन कर दिया दो एजेस, ये वाली एज और एक ये वाली एज, तो यानी इससे क्या गायब हो जाएगा? एक बॉडी सेंटर और दो एजेस, यही गायब हो जाएगा कि नहीं? एक बॉडी सेंटर खत्म और दो एजेस खत्म, कोई डाउट? और फिर है वन ऑफ द टू फोल्ड एक्सिस था, वन ऑफ द थ्री फोल्ड एक्सिस, थ्री फोल्ड एक्सिस यानी ऑपोजिट कॉर्नर्स को, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं ऑपोजिट कॉर्नर्स को, तो इसमें दो कॉर्नर गायब हो जाएंगे और एक बॉडी सेंटर गायब हो जाएगा, तो दो कॉर्नर गायब, दो कॉर्नर गायब हो जाएंगे। उसके बाद है वन ऑफ द फोर फोल्ड एक्सिस, फोर फोल्ड एक्सिस यानी ऑपोजिट फेसेस को ज्वाइन कर दें, ऑपोजिट फेसेस, तो इससे क्या हट जाएगा? दो फेसेस और एक बॉडी सेंटर, दो फेसेस और एक बॉडी सेंटर, तो दो फेसेस गायब हो जाएंगे। तो फॉर्मूला जो बचा हुआ वो लगा दो, बॉडी सेंटर वाला तो रहेगा नहीं, यानी सी तो रहेगा नहीं, सी क्योंकि कहाँ है? बॉडी सेंटर पे। तो फॉर्मूला आएगा ए 1/8 इंटू 6, और बी कहाँ पे था? फेस सेंटर पे, हाफ इंटू 4, सी तो हट ही गया है, और डी, डी कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 10, कोई डाउट? ए 3/4, बी 2, ए 3/4, बी 2, और डी 5/2। तो आंसर आ गया A3 B, A3 B8 और D आएगा 2 10। एक बार चेक करना ये आंसर आ रहा है क्या? किसी का आया आंसर ये? यस A3 सर। B8 D10, वंश का? यस सर। बहुत अच्छे वंश, बाकियों को समझ आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, जिसने पीछे का पढ़ा हुआ है, बोर्ड में नहीं आएगा क्वेश्चन, बोर्ड में इतना पढ़ा सकता है सिर्फ ये, जिसने पीछे का पढ़ा हुआ है उसको समझ आ जाएगा। डायड एक्सिस, ट्राइड एक्सिस, टेट्राइड एक्सिस सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन, ये ट्राई करेंगे अब। वही सेम चीज है, ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, सी बॉडी सेंटर पे है, और डी एच सेंटर पे, डी एच सेंटर पे क्यूब के अंदर। इफ एटम्स टचिंग वन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, इफ एटम्स टचिंग one of the rectangular planes of symmetry, one of the rectangular planes of symmetry, and one of the fourfold axis of symmetry, and one of the fourfold axis of symmetry,
सर ये सेकंड लाइन में वन ऑफ द के बाद क्या है? रेक्टेंगुलर and rectangular planes of symmetry, rectangular planes of symmetry and one of the fourfold axes of symmetry are removed. Calculate formula. थोड़ा सोच समझ के निकालना आंसर, पॉसिबिलिटीज चेक करके. वंश बिल्कुल सही है.
हाँ निकाल लिया सबने आंसर इसका? देखो सर, देखो ये ले लिया इसमें। अब इसमें जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन से हटाए हैं वन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन, कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन है, मान लिया मैंने ये रेक्टेंगुलर प्लेन मान लिया बिल्कुल सेंटर में। रेक्टेंगुलर प्लेन से हटाए हैं एटम्स, कोई भी एटम जो टच कर रहा है रेक्टेंगुलर प्लेन को, यानी हमें हमें इसमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसके अंदर? 4 फेसेस दिख रहे हैं, 4 फेस के सेंटर हट जाएगा और 4 एजेस का सेंटर हट जाएगा। 4 फेस सेंटर रिमूव होगा और 4 एज सेंटर। कोई डाउट किसी को? ये रिमूव हो जाएगा और बॉडी सेंटर तो रिमूव होना ही होना है। कोई डाउट इसमें किसी को? और साथ में एक है 4 फोल्ड एक्सिस। अब वो 4 फोल्ड एक्सिस, उसकी दो पॉसिबिलिटीज है। एक बार मान लिया वो 4 फोल्ड एक्सिस जो है कोइंसाइड कर रही है इस रेक्टेंगुलर प्लेन के साथ, जैसे ये कोइंसाइड कर रही है, तब तो यही रिमूव होगा जो मैंने लिखा है, तब तो यही रिमूव होगा। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? बचा हुआ पार्ट क्या है? ए 1/8 इंटू 8, बी क्या था? फेस के सेंटर पे 4 फेस सेंटर रिमूव हो गए, तो बी 1/2 इंटू 2, सी बॉडी सेंटर था वो तो रिमूव हो चुका है, और डी कितना बचा? एज का सेंटर। एज का सेंटर क्या आएगा? 1/4 इंटू 4 एजेस रिमूव हो चुके हैं, 4 एजेस रिमूव हो चुके हैं, तो 1/4 इंटू 8। तो फॉर्मूला आ गया ए बी D2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन केस इफ 4 फोल्ड एक्सिस इज कोइंसाइडिंग विद द रेक्टेंगुलर प्लेन, अगर ये परपेंडिकुलर है, पहला केस ये था जब कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा केस जब ये परपेंडिकुलर, सपोज परपेंडिकुलर आ रहा है, सपोज ये परपेंडिकुलर आ रहा है किसके? रेक्टेंगुलर प्लेन के। मैं हटा रहा हूं यहां से 4 फोल्ड एक्सिस, ये हटा दिया मैंने, और अब माना मैंने इसको ये परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से, ये ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है। जब इसके ये परपेंडिकुलर आएगी, जब ये परपेंडिकुलर आएगी तो उस केस में फेसेस सारे गायब हो जाएंगे। 4 फेस पहले गायब हो रहे थे, एक फेस यहां से भी गायब और यहां सेंटर भी गायब, तो इसलिए फेसेस सारे हट जाएंगे और आंसर सीधा आ जाएगा ए 1/8 इंटू 8, फेस भी हट गया, बॉडी का सेंटर भी हट गया, तो डी 1/4 इंटू 8, यानी AD2 आंसर आ जाएगा। वंश के अलावा किसी और का सही हुआ? ये वंश के अलावा किसी और का सही हुआ कि नहीं? वंश के अलावा किसी और का सही हुआ कि नहीं है? सर हाँ बोलो, बोल चिराग। सर ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं है ये सर। क्यूब है रेक्टेंगुलर के तो लिए क्या ऐसे होगा? नहीं करेंगे कि दो डायगोनल एजेस को मिलाएंगे। अच्छा, तेरे अकॉर्डिंग इसको स्क्वायर प्लेन बोलना चाहिए। हाँ, और सर दो डायगोनल एजेस को अगर मिला दे तो बनेगा एक रेक्टेंगल। अच्छा, तूने वो लिया डायगोनल प्लेन। पता है ये क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर, इसका ना ये चिराग, इसको रेक्टेंगुलर प्लेन ही बोलते हैं। और दूसरा जो तू कह रहा है ना, उसको डायगोनल प्लेन स्पेशली मेंशन करेंगे, डायगोनल प्लेन। तूने बहुत मतलब अच्छा वैसे सोचा अगर है, देखा लेकिन जाए, अगर वो सिर्फ प्लेन देखा जाए वो तो रेक्टेंगल होगा ना, वरना ये तो स्क्वायर होना बिल्कुल चाहिए। तो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन वो ये चिराग उसको मेंशन करते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सही ना, उसको मेंशन करेंगे डायगोनल प्लेन है वो। इसमें करेक्शन कर ही लेना तुम, स्क्वायर प्लेन ऑफ, है ना, एटम्स टचिंग वन ऑफ द स्क्वायर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हालांकि इसको बोला रेक्टेंगुलर भी जाता है, लेकिन कैसे भी ले सकते हैं इसको। इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं चिराग?
यस सर, ये तो फिर लेकिन फिर स्क्वायर भी तो कई सारे हो सकते थे ना। स्क्वायर कैसे लेगा? सिमेट्री वाला स्क्वायर, सिमेट्री वाला। 3 होंगे ना सर, हाँ हाँ सर, फिर वो 3 रेक्टेंगल 3 होंगे ना सर, रेक्टेंगल स्क्वायर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब नोट करना है, ये न्यूमेरिकल्स तो मैंने करवा दिया इसमें काफी, जितना कराया इससे तुम्हें लकी क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, अब अटकेंगे नहीं क्वेश्चन पे। रेडियस रेशियो रूल्स वगैरह सब पढ़े हुए ना? रेडियस रेशियो रूल सबने पढ़े हुए ना? नहीं याद किसी को भी? फिर आगे होगा रेडियस, हाँ रेडियस रेशियो रूल्स अगर नहीं याद है फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि रेडियस रेशियो रूल्स का यूज होगा आगे जाकर, सही ना? रेडियस रेशियो रूल्स क्या बताया था मैंने? 0 से 0.155 है तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और एग्जांपल तो कोई भी ले सकते हैं जैसे HF HCl। और अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 है तो प्लेनर ट्रायंगुलर आएगा, 3 आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और एग्जांपल B2O3, यही लिखवाई मैंने एग्जांपल। फिर 0.225 से 0.414 तभी आ जाएगा टेट्राहेड्रल, एग्जांपल ZNS, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और 0.414 से 0.732 तो ऑक्टाहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और NaCl का स्ट्रक्चर, और 0.732 से 1 है तो BCC, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और एग्जांपल CHCl। ये सब मैं यूज करूंगा इसके अंदर, सही ना? सब मैं यूज करूंगा इसके अंदर, तो ये तुम्हें आना चाहिए ढंग से, सही ना? अब नोट करना आगे एक बार। अब जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लियर? क्या स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर एक है AB टाइप के स्ट्रक्चर्स, और दूसरा है AB2 और A2B टाइप स्ट्रक्चर्स। AB टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, और AB2 और A2B टाइप के स्ट्रक्चर्स। तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं? AB, हालांकि इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पेपर में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? AB टाइप के स्ट्रक्चर। AB टाइप के स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में AB टाइप के स्ट्रक्चर्स, AB टाइप के स्ट्रक्चर्स में आ जाता है हमारे पास 3 पढ़ने हैं हमें डिटेल में, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। NaCl का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। दूसरा है ZNS स्ट्रक्चर, ZNS स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर जो कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक होगा स्पेलराइड, ZNS फॉर्मूला है, लेकिन इसमें फॉर्मूला रूट्स आती हैं 4, यानी आएगा ZN4S4 फॉर्म का, ZN4S4 फॉर्म का। और दूसरा इसका है पार्ट वुडजाइट, वुडजाइट जो जिसके अंदर जो एनायंस होते हैं वो HCP के अंदर होते हैं। एनायंस क्या होते हैं? HCP के अंदर। इसमें एनायंस कहाँ पे थे? S2- कहाँ था? CCP में। इसमें S2- CCP में था। HCP के अंदर, वुडजाइट के अंदर जो एनायंस होंगे वो HCP के अंदर होंगे। वुडजाइट में जो एनायंस होंगे कहाँ पे होंगे? HCP के अंदर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यानी सॉल्व करोगे तो उसके जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 4, और इसके जेड की वैल्यू आएगी 6। जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 6, ये आ जाएगी। और AB2 टाइप स्ट्रक्चर और A2B टाइप स्ट्रक्चर, है ना? AB2 टाइप स्ट्रक्चर और AB2 टाइप, AB2 और A2B टाइप स्ट्रक्चर। AB2 टाइप में फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2, फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर कैटायन मेन पैकिंग करेगा, Ca2 प्लस करेगा मेन पैकिंग। ये हमारा कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे हो, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। और जो एनायंस F- है ये ऑक्यूपाई करेंगे ऑल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। F- जो है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। और A2B यानी एग्जांपल लेंगे Na2O, एग्जांपल लेंगे Na2O, और ये क्या ऑक्यूपाई करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा इसमें ऑक्साइड आयंस ही। ये स्पेशल केस था जिसके अंदर एनायन मेन पैकिंग कर रहे थे। ये मेन सेक्टर था जिसमें एनायंस मेन कैटायंस मेन पैकिंग कर रहे थे Ca2+। अदरवाइज कैटायंस हमेशा छोटे होते हैं, मेन पैकिंग नहीं करते, वॉइड्स में आते हैं। इस केस में कैटायंस मेन पैकिंग कर रहे हैं। ये इसको इसलिए हम बोलते हैं
एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसका फ्लोराइड है तो इसका क्या हो जाएगा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्लियर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जिसमें Na2O आया और मेन पैकिंग जो है ऑक्साइड ही करेगा। ऑक्साइडेंस कहाँ पे आएंगे, ये ऑक्साइडेंस CCP में आएंगे और कैटायन ऑक्यूपाई करेंगे ऑल टेट्रल वॉइड्स, और कैटायंस क्या ऑक्यूपाई करेंगे ऑल टेट्रल वॉइड्स। क्लियर हो गया था कि नहीं? तो मेन पैकिंग बाय मेन पैकिंग एनायंस ही कर रहे हैं, हमेशा मेन पैकिंग एनायन करते हैं, हमेशा मेन पैकिंग कौन करेगा, एनायन। सही है, मेन पैकिंग इज ऑलवेज डन बाय एनायंस। बस ये फ्लोराइड Okay. स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर मेन पैकिंग नहीं कर रहे हैं एनायंस, अदरवाइज एनायंस ही मेन पैकिंग करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसमें कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर कितना आएगा, किसी को पता हो? 8:4। इसका आएगा 8:4 का, 8:4 का, कोई डाउट तो नहीं है? और इसका आएगा 4:8 का, जो भी सॉल्व करूंगा मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। 8:4, 4:8, अभी याद कर लो उसको। 8:4 आएगा Ca2+ का और F2 का, जो कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, उसका आएगा 4:8 का, उसका आएगा 4:8। समझ गए कि नहीं? ये कोई डाउट किसी को? चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं आगे। अभी इसी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है हमें। ये 3 स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, और ZnS जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर, जिसका डायमंड स्ट्रक्चर भी आता है। जिंक हटा दो, सल्फर हटा दो, कार्बन लगा दो तो डायमंड का